हाई कोर्ट आर का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 में हुआ था, 24 फरवरी 2019 को। तो पिछले परीक्षा के जो क्वेश्चन हैं उसको आज हम देखने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका इस बार भी 200 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। 2019 में भी 200 ही प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो गाइस, सबसे ज़्यादा प्रश्न 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से पूछे जाते हैं। ये जो आपका पोर्शन है जनरल इंग्लिश, वो इतने अच्छे से तैयार होना चाहिए। 50 क्वेश्चन बहुत होता है। अब 200 क्वेश्चन में अकेला 50 क्वेश्चन आपका जनरल इंग्लिश से पूछे गए थे। इसीलिए मैं जनरल इंग्लिश के लिए कल या परसों मास्टर वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, जहाँ पे आपके पूरे रूल्स आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और जहाँ तक वोकैबुलरी सेक्शन की बात है, तो वो सारे वर्ड्स मैं ब्लैक बुक से कवर कर चुकी हूँ। बचे हुए कुछ वोकैबुलरी रह गए थे तो उसको भी मैं कवर कर दूँगी। ठीक है, बाकी सारे सिनोनिम, एनोनिम, वर्ड व सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेस, सारी चीज़ें मैंने कवर किया हुआ है। तो 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश से पूछे गए थे 2019 में जो पेपर हुआ था। हिंदी से 12 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी से, जनरल हिंदी से आपके 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जनरल एप्टीट्यूड से यानी रीजनिंग से भी आपके 12 प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग, जनरल हिंदी दोनों से ही 12 प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही करेंट अफेयर से आपके 12 से 13 प्रश्न देखने को मिले हैं। चलिए 12-13 नहीं कहते हैं, 13 से 14 प्रश्न मुझे देखने को मिला है अब तक करेंट अफेयर में। बायो से 4 प्रश्न देखने को मिला है 2019 के पेपर में। 4 प्रश्न बायोलॉजी से पूछा गया है। फिजिक्स से आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और केमिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला हुआ है केमिस्ट्री से 2019 में। एंशिएंट हिस्ट्री से गाइस, एंशिएंट हिस्ट्री से आपके 12 प्रश्न देखने को मिला है। तो एंशिएंट हिस्ट्री भी आपकी अच्छी खासी तैयार होनी चाहिए। और मॉडर्न हिस्ट्री से भी 12 प्रश्न देखने को मिले हैं पिछले परीक्षा में। लेकिन मेडिवल हिस्ट्री से प्रश्न देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिवल हिस्ट्री को तैयार नहीं करेंगे। अगर आपके सिलेबस में है तो आप बिल्कुल उसको तैयार करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इस बार अगर नहीं पूछा है तो अगली बार नहीं पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक्स और ट्रेड कल्चर से आपके 3 से 4 प्रश्न देखने को मिला है। और साथ ही करंट से अगर अपडेट रिलेट करके बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला है। थीम से, जो थीम होता है, किस थीम पे क्या थीम थी, उससे 1 प्रश्न देखने को मिला है। योजना से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में। कंप्यूटर से अगर जनरल इंग्लिश के बाद कोई बहुत ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो वो है कंप्यूटर। 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से देखने को मिला है। 20 क्वेश्चन। आपका जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चन मिले हैं। एग्रीकल्चर से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्रीकल्चर से। ठीक है गाइज, एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ज्योग्राफी से आपके 3 से 4 और इन्वायरमेंट से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला है। तो ये सारे प्रश्न जो है, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ, ये इतने ज़्यादा मतलब अलग से हाईलाइट करके इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्न को देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हिंदी से, जनरल हिंदी से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परमार्थ शब्द का विलोम है, उसे पहचानिए। इसमें से परमार्थ शब्द पूछा था कि कौन है। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। एक अपने स्वार्थ के लिए होता है और कोई जो है स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करते हैं, परमार्थ। अब यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वार्थ। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम पूछे तो आप कहेंगे परमार्थ। साक्षर का विलोम होता है निरक्षर। मूर्ख का विलोम होता है विद्वान। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ज्वाला शब्द पूछ रहा है कि पर्यायवाची नहीं है। अग्नि भी है, आग भी है। ज्वाला यानी अग्नि, तो आग, अग्नि, अनल, ये सब ज्वाला से संबंधित है। लेकिन कानन पर्यायवाची नहीं है ज्वाला का। कानन जो है वो ज्वाला का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए कानन शब्द का अगर पर्यायवाची की आप बात करें तो आप कानन का विपिन होता है। कानन मतलब जंगल, तो जंगल, वन, विपिन, कांतार, ये सारे कानन के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन ज्वाला का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मुहावरों में से कौन सा मुहावरा दर्शाए गए व्यवहार का सबसे सटीक वर्णन करता है। कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। इस अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा होगा। सही जवाब होगा
अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है पर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर, इसका अर्थ होगा कि अपनी सीमा से बाहर ना जाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ होगा अपना दोष बहाने करके टालना। मन मन भाए मुंडे हिलाए, इसका अर्थ होगा मन से तो चाहना पर ऊपर से इनकार करना। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन शब्दों में से तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द। अब इसमें आप देख रहे हैं चारों में कि घर जो है वो एकदम शुद्ध हिंदी समझ में आ रही है, सूत भी, दूध भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन तद्भव दूध होता तो वो दुग्ध होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही जवाब होगा वधु। अगर ये तद्भव में होता तो बहु होता, लेकिन ये वधु दिया है यानी ये तत्सम है। वधु यानी बहु होता तो तद्भव होता, तत्सम है वधु। घर का तत्सम गृह होता है, सूत का सूत्र होता है, दूध का दुग्ध होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा शब्द इच्छा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। कामना करना इच्छा से संबंधित है, स्पृहा करना, किसी चीज़ की लिप्सा होना, लालसा होना, ये सारे इच्छा से संबंधित है, लेकिन वैभवी इच्छा से संबंधित नहीं है। इसका मतलब कि वैभवी जो है वो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इच्छा वैभव जो है, वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य, समृद्धि, धन, रिद्धि, ये सारी चीज़ें होती तो वो वैभवी का पर्यायवाची होता। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन शब्दों में से तत्सम शब्द पहचानिए। इन चारों में से तत्सम शब्द पहचानने के लिए बोला गया था, तद्भव शब्द पहचानने के लिए बोला गया था, यानी शुद्ध हिंदी शब्द पहचानने के लिए बोला गया था। तो इसमें से अगर आप देखें तो ये वाला सही जवाब था अचरज। अचरज बिल्कुल शुद्ध हिंदी है। बाकी शत, वधु, उपवास ये सारे संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उपवास का तद्भव होता है उपास, वधु का बहु होता है और शत का शौ होता है। 100% बोलते हैं ना, वो तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था कि इनमें से कौन सा शब्द अश्व शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अश्व यानी घोड़ा होता है, तो घोड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है वो आप बताइए। सेंध, सेंध इसका जवाब सही था कि सेंध इसका अश्व का पर्यायवाची नहीं है। घोटक होता है अश्व का पर्यायवाची, तुरंग होता है, घोड़ा होता है, लेकिन सेंध नहीं होता है। सेंध तद्भव शब्द है। सेंध क्या है? ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम संधि होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उसे आज चाट पकौड़ी खाने का मन था। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। कौन सा मुहावरा रवि के इस व्यवहार को सबसे बखूबी दर्शाता है? इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, तो आपका भी इसी तरीके से प्रश्न तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो सही होगा वह है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है, सही जवाब होगा अपना उल्लू सीधा न करना। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी आप देखें, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ होगा न पूरी होने वाली शर्त। ठीक है, ना पूरी होने वाली शर्त। तो यहाँ पे रवि के लिए यूज़ होगा अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों की तारीफ करना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इन शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? अज्ञानी है। अज्ञानी तत्सम शब्द है। अदरक का तत्सम होता है आद्रक, कपाट, किवाड़ का कपाट होता है, गांव का ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए शब्दों में से आविर्भाव शब्द का विलोम पहचानिए। आविर्भाव का आप सभी को मालूम होगा तिरोभाव, और आप सभी ने इसका, अगर पिछला एग्ज़ाम जिन लोगों ने भी दिया था उनका हिंदी का परीक्षा बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था हिंदी में। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव। अगला प्रश्न हिंदी से था, दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक उपयुक्त शब्द पहचानिए। और हिंदी के लिए, जनरल हिंदी के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। एक में आपके व्याकरण है और दूसरे में सारे ये शब्द हैं तत्सम जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अनेकार्थी प्रश्न है, पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरे हैं, वो सारे मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। 2 से ढाई घंटे में आपका पूरा शब्द A to Z शब्द, मतलब अ से लेकर के ज्ञ तक मैंने सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। सारे हिंदी के शब्द अगर आपके तैयार हो जाएंगे तो ये शब्द जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक उपयुक्त शब्द पहचानिए। शब्द है
25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? रजत जयंती। एक शब्द होगा रजत जयंती। अगला, हिंदी के एक पूर्ण वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है। आपको चारों भागों को चुन करके सही क्रम लगाना है। 4 भागों में बांट दिया गया है। परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी, विश्वास राव को तथागत की विशाल सेना का, मतलब जैसे इंग्लिश में आप जंबल देखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसको एक सेंटेंस में आपको लगानी है, ऊपर से नीचे करके एकदम सही सेंटेंस वो बन जाए। तो सही सेंटेंस बनेगा, विश्वास को तथागत की विशाल सेना का अनुमान, और ना उसने विचार बना लिया था कि ये साधारण युद्ध नहीं होगा, क्योंकि तथागत की सेना न केवल संख्या में अधिक है परंतु अधिक संगठित और शक्तिशाली भी है। सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्पाइडरमैन, हल्क आदि जैसे प्रसिद्ध चरित्रों का निर्माण करने वाले किस महान हास्य लेखक का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? करंट से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, निधन वाले ये प्रश्न थे। किसका हुआ था? स्टैनली का मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से तुर्की के किस शहर में 2018 में हाल ही में एक बड़े हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था? तो ये 2018 करंट है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा 2020-21 का प्रश्न, और 19 के भी हो सकते हैं, लेकिन 20-21 का प्रश्न आपको ज़रूर से तैयार करना है। करंट अफेयर को भी मैंने कवर किया हुआ है, उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। इसका सही जवाब होगा इस्तानबुल। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2018 में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 12वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई थी? सिंगापुर में। इनमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? इसमें से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तुर्की। तुर्की यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2018 में किस देश ने रुपया 100 से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोटों के चलन पर रोक लगा दी है? किसने की है ये काम? नेपाल ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली थी? अशोक गहलोत ने। ऑप्शन डी। निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने हाल में अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड है? ये स्पोर्ट्स से भी और करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक वाले। 2 प्रश्न देखने को मिला है इस तरीके का। तो इसका सही जवाब होगा VVS लक्ष्मण। अगला प्रश्न, नवंबर 2018 में UPSC की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 2018 में किसको नियुक्त किया गया था? अरविंद सक्सेना को। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुक्केबाजी के विश्व चैंपियनशिप की लाइट फ्लाईवेट 48 kg स्क्वायर में रिकॉर्ड डैश बार स्वर्ण पदक जीत करके मैरीकॉम ने इतिहास रच दिया। कितनी बार जीत करके? मुक्केबाजी के विश्व चैंपियनशिप को लाइट फ्लाईवेट 48 किलोग्राम स्क्वायर में रिकॉर्ड कितनी बार स्वर्ण पदक जीत करके मैरीकॉम ने इतिहास रच दिया? इसका राइट आंसर होगा 6ठी बार, 6th टाइम। अगला, नवंबर 2018 में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? किस फिल्म ने जीता था? डॉन बॉस ने। नवंबर 2018 में किस राज्य ने देश में अपनी पहली बार एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश ने। अगला, आहाना का जन्म 18 अप्रैल 1971 को रविवार के दिन हुआ था। अब जनरल एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब अब तक तो आए हुए हैं, आगे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैं इसके लिए कोई क्लास स्टार्ट नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ईजी होता है। ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है, कितना दिमाग आपका तेज है, तर्क शक्ति कितना स्ट्रांग है।
तो पूछा गया था कि अहाना का जन्म 18 अप्रैल 1971 को रविवार के दिन हुआ था। जिस दिन वो ठीक 10 वर्ष की हो जाएगी वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको उसको सॉल्व करना होगा। 18 अप्रैल 1971 को रविवार था, तो उसके ठीक 10 वर्ष बाद कब कितना होगा, 18 अप्रैल 1981 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद ये होगा। अगर अभी 17 अप्रैल 1971 है तो वो 10 वर्ष बाद 18 अप्रैल 1981 हो जाएगा। तो 18 अप्रैल 1971 से 18 अप्रैल 1981 तक जितने भी अब विषम संख्या होते हैं उसको आप जोड़ लीजिए। जैसे कि 7 साधारण वर्ष, 3 लीप वर्ष हो जाएगा उसमें से। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 में से आप 7 को डिवाइड कर देंगे तो 6 विषम दिन हो जाएंगे। 6 विषम दिन यानी 18 अप्रैल 1981 बराबर हो जाएगा रविवार प्लस 6 यानी शनिवार का दिन होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शनिवार। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कोड भाषा में बिगेस्ट को BGGST लिखा जाता है, तो किंगस्टन को KNGST लिखा जाता है, ट्रिक्स को TRCKS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्राइप्स को क्या लिखा जाएगा, क्राइप्स को क्या लिखा जाएगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप पूरा ABCD उल्टा लिख दीजिए, ABCDEFGH M तक, उसके बाद NOP इधर नीचे लिख दीजिए। इस तरीके से करने से आप उल्टा जो अपोजिट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में वर्ड्स के अल्फ़ाबेट के, उसको बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। कैसे, मैं ये ट्रिक आपको बता देती हूँ। ABCDEFGHI। वैसे ये क्वेश्चन तो मुझे इस तरीके का लग नहीं रहा है, ठीक है। इसमें से क्या किया गया है इस क्वेश्चन में कि जितने भी स्वर हैं उसको हटा दिया गया है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको दूसरा रूल बता रही थी। इसमें से सारे जो स्वर हैं उसको हटा दिया गया है। तो इसमें से सारे स्वर को अगर आप इसमें से क्रिप्स्ट में से सारे स्वर को हटा देंगे तो बन जाएगा CRYPTS, CRYPTS हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्वर तो है ही नहीं, इसमें स्वर तो है ही नहीं। तो इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक, ऑप्शन ए। जैसे कि ट्रिक्स में से आई निकाल दिया गया था, AIOU आप समझते हैं ना स्वर, तो इसमें से सारे AIOU जहाँ भी था उसको निकाल गया है। जैसे बिगेस्ट में से आई को निकाल दिया गया है, ई को निकाल दिया गया है, किंगस्टन में आई को निकाल दिया गया है, ओ को निकाल दिया गया, उसी तरह ट्रिक्स में से आई को निकाल दिया गया है। तो क्रिप्स्ट में कोई भी स्वर है ही नहीं, तो यानी आंसर होगा क्रिप्स्ट। अगला प्रश्न है, कोड वाले कंट्रोलिंग को अगर ये लिखा जाता है, वोलेबल्स को अगर ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे। ये जो मैं आपको अभी ट्रिक बता रही थी बिल्कुल ये वैसे ही है, ठीक है। ये अपोजिट है, कंट्रोलिंग का अपोजिट लिखा हुआ है। ये C यहाँ पे चला गया है, यानी यहाँ से लेकर के लिखा गया। G यहाँ पे, N यहाँ पे है, I यहाँ पे है, डबल L यहाँ पे है। इसी तरीके से ये भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप ऐसे लिख देंगे। मतलब लास्ट वाले को पहले लिख देंगे, लास्ट वाले को पहले, यानी S पहले होगा, उसके बाद E होगा, फिर IRAUTCNA, उसके बाद S होगा। तो इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन C। अगला प्रश्न है, यदि गॉसेंट को ये लिखा जाएगा, जोकिंग को ये लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा, तो क्या पूछ रहा है कि उसी भाषा में इसे कैसे लिखेंगे। इसको भी उसी तरीके से लिखा गया है, यानी अपोजिट करके लिखा गया है। पहले Y को लिखेंगे, फिर L को लिखेंगे, फिर NEZARB, यानी सही जवाब होगा इसका, ठीक है। नहीं, ये अपोजिट नहीं किया हुआ है, ये अपोजिट नहीं है, ये माइनस किया हुआ है, -1 करके है, ठीक है। जैसे कि आप G में 1 माइनस करेंगे तो F आएगा, O में 1 माइनस करेंगे तो N आएगा, D में 1 माइनस करेंगे तो C आएगा, S में 1 माइनस करेंगे तो R आएगा, E में 1 माइनस करेंगे तो D आएगा, N में M आएगा, T में 1 माइनस करेंगे तो S आएगा। तो यानी सारी चीज़ें वैसे ही है। अगर J में आप 1 माइनस कर दे तो I आएगा, O में 1 माइनस कर दे तो N आएगा, K में 1 माइनस कर तो J आएगा। तो इसी तरीके से है, यानी कि आप इसमें भी 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। B में से अगर 1 माइनस करेंगे, यानी B से पहले क्या आता है, A आता है। तो ऑप्शन में देखिए आप, तो सारे में पहले A लिखा हुआ है। उसके बाद R से पहले क्या आएगा, R से पहले क्या आएगा, R से पहले Q आएगा, A से पहले Z आएगा, Z से पहले Y आएगा, E से पहले D आएगा, N से पहले M आएगा, L से पहले K आएगा, Y से पहले X आएगा। तो यानी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, AQZYDMKX।
अगला प्रश्न, रंजीता साफ उजली धूप वाली सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है। यदि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है तो उसकी पीठ दी हुई दिशाओं में किस ओर पे होगी। तो ये आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, ये आपको मालूम है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना करके इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि रंजीता जो है वो साफ उजली धूप वाली सुबह में समुद्र के किनारे चल रही है। यदि उसकी परछाई उसके दाहिने हाथ से, यानी यहाँ से ये जो परछाई है ये दाहिने हाथ से इधर इसका मुख होगा और दाहिने हाथ की ओर पड़ रही है, तो उसका पीठ दी हुई दिशाओं में किस दिशा पे होगी। तो अगर मुख इधर है तो पीठ इधर होगा, पीठ इधर होगा, यानी कहाँ पे होगा, नॉर्थ में होगा, उत्तर में होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 में से किसी रूप में समानता है और इसलिए वो एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस समूह में शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा उस समूह में शामिल नहीं है। 1, ये संख्या 1 है, ये 1 2 5 000 है, ठीक है, ये 2 1 9 7 है। तो इसमें से 1 5 0 और ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, क्यू है, लेकिन 68140 जो है ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब कि सही जवाब होगा इसमें से जो भिन्न है वो होगा 68140। ये 1 का क्यूब है, ये 15 का है, और ये आपका ये 50 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, और ये जो आप देख रहे हैं ये 13 का क्यूब है, लेकिन ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एकूट भाषा में इसको 84 लिखा जाता है, गिव अवे को 93 लिखा जाता है, तो यहाँ पे एक्सरेसिस को क्या लिखा जाएगा। इस तरीके के प्रश्नों में आपको सारे नंबर याद होनी चाहिए, जो भी अल्फ़ाबेट होती है उसके अल्फ़ाबेट के नंबर को याद रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप ABCDEF जी, काफ़ी बड़ा हो गया, ABCDEFGHIJKL M तक लिख दिए। उसके बाद नीचे NOPQ। ये पेन बहुत यहाँ पे चल नहीं रहा है स्क्रीन पे हाथ से। QRSTUVWXYZ। W सीक्वेंस गलत हो गया, MNOPQ, M का N, NOP, ये P है, ये Q होगा, ये R होगा यहाँ पे, यहाँ S, ये T है, UVWXYZ। तो इसका नंबर भी इसी तरीके से लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। R16 है, S17 है, T18 है, U19 है, V20 है, W21, X22, Y23 और Z24 है, ठीक है। इस तरीके से नंबर आप लिख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे B है, B क्या है यहाँ पे, B2 है, E5 है, A1 है, S19 है, S का नंबर कितना है, 19 है, T आपका 20 है, L12 है, Y25 है। तो इसको ऐड कर देंगे जब आप, तो आ जाएगा 84। इसी तरीके से गिव अवे में जो भी जहाँ जहाँ पे जो नंबर है उसको अगर ऐड कर देंगे तो वो 93 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको भी, x का नंबर कितना है, x का नंबर 24 होता है, e का 5 होता है, r का 18 होता है, e का 5 होता है, 24 होता है x का, फिर e का 5 लिखेंगे और s का कितना होता है, 19 होता है। इन सारे नंबरों को ऐड कर देंगे, ऐड कर लीजिए, आंसर आपका आना चाहिए 24 + 5 18 + 5 + 24 + 5 + 19। अगर इसको ऐड करेंगे आप 24 18 24 19 और ई कितनी बार है, 3 बार है, तो यानी 3 बार 5 यानी 50। इसको ऐड करेंगे तो आपका 100 आएगा, 100 आएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 100।
अगला प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 32 है इसमें, लेकिन सबका सेट अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं किसी सीक्वेंस में बाकी सारे भी पेपर हो। तो ये इंस्ट्रक्शन वाले हैं। निर्देश है कि नीचे दिए गए एक स्थिति दी गई है जिसके बाद विकल्प ए बी सी डी और डी दिए गए हैं। आपको चारों विकल्पों में से किसी एक को अंकित करके दी गई स्थिति के अनुसार उत्तर चुननी है। ठीक है। शैलेंद्र ट्रेन में बैठ कर के मथुरा से दिल्ली जा रहा है। रास्ते में वो देखता है कि एक ऊँट को उसके मालिक द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो शैलेंद्र को क्या करना चाहिए? शैलेंद्र को क्या करना चाहिए? इसमें से अगर आप ऑप्शन देखें, सारी स्थिति दी हुई है कि शैलेंद्र को क्या करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए कि ऊँट को दी जा रही प्रताड़ना बंद हो जाएगी। चेन खींचकर ट्रेन रोक देनी चाहिए, ट्रेन से उतर करके नीचे जाना चाहिए और ऊँट के मालिक को पास के पुलिस थाने को सौंप देना चाहिए। दिल्ली पहुंचने के बाद भारत में जानवरों के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ जुलूस निकालना चाहिए। अपने मोबाइल से जानवरों के साथ होने वाले इस तरह के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने वाले किसी संगठन के हेल्पलाइन पर कॉल करनी चाहिए। उन्हें घटना स्थल और मामले के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनसे निश्चयपूर्वक कहना चाहिए कि वो अपनी यात्रा पूरी करने के बाद इस मामले में मदद के लिए तैयार रहेंगे। ये बिल्कुल सही डिसीज़न होगा, ये डिसीज़न बिल्कुल सही होगा, यानी यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। डिसीज़न मेकिंग वाले हैं, इसी तरीके से डिसीज़न लिया जाता है। अगला है इंस्ट्रक्शन। दो कथन है, दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट और सेकंड आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद दो निष्कर्ष है। कथन और निष्कर्ष वाले हैं। सभी कथन पहला है कि सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं। दूसरा है बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं, सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं और बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। तो क्या अगले हफ्ते में 6 दिन होंगे? दूसरा है कि बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं पड़ेगा। तो इसमें से आपका जो सही जवाब होगा वो है, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा पालन होता है तो यहाँ पे सिर्फ आपका ये सही होना चाहिए। आगे के हफ्ते 6 दिन तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो नहीं बोल रहा है कि एक दिन कम होकर के बुधवार बीच में पड़ता है। ये बोल रहा है कि हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसमें बीच में बुधवार पड़ता है, उस हफ्ते के बीच में बुधवार पड़ता है। तो यानी इसका जो निष्कर्ष सही है ये हो सकता है बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा पालन होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्यमान के पास नॉन डिजिटल साधारण सी घड़ी है जिसमें घंटे और मिनट की सुई है। यदि ये मान ले कि ये घड़ी पूरे 24 घंटे लगातार ठीक से चलती है तो 24 घंटे निरंतर अवधि के दौरान कितनी बार दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर होगी? कितनी बार होगी? हर घंटे एक बार सुई मिलाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती है, लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में एक दूसरे के ऊपर नहीं होती है, यानी कि 12 घंटे में एक दूसरे से मिलती है। कितनी बार? 11 बार हुआ। अगर 12 घंटे में एक दूसरे से मिलती है तो 11 बार हुआ। तो 24 घंटे में एक दूसरे से मिलेगी तो कितना हो जाएगा? 11/12 इंटू 24 घंटे। बस इसको सॉल्व कर देंगे, 12 2 ज़ा 24, 11 2 22, यानी 22 बार। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, कैथरीन एक साधारण पासा में खेल रही है। यदि उसे पास के ऊपरी हिस्से में संख्या 5 मिलती है तो उसके ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी? ये आपका पासा वाला प्रश्न है, जो कि ईजी तो नहीं कह सकते हैं, ये ईजी नहीं होता है, लेकिन अगर इसका ट्रिक आपको मालूम चल जाए तो बहुत ईजिली इस टाइप के पासा वाले क्वेश्चन को आप कर लेंगे। किसी भी अगर साधारण पासा है उसके अपोजिट में जो विपरीत सतह होता है उसका मतलब पूरे ले करके 7 होती है और उसके पड़ोसी सतहों का योग जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। यदि पूरे साधारण जो पासा होता है उसके विपरीत सतहों का योग सदैव 7 होती है और उसके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि पासे के ऊपरी हिस्से में संख्या अगर 5 है तो उसके ठीक विपरीत 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। तो यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रुचित 48 छात्रों की कतार में बाएं किनारे पे, इधर अपने से बाएं, ये जो लेफ्ट हैंड होता है ये आपका बाएं है, ये आपका दाएं है। रुचित 48 छात्रों की कतार में बाएं किनारे से 20वें स्थान पर खड़ा है।
उसी कतार में 20वें स्थान पर, उसी कतार में दाएं किनारे से उसका स्थान क्या होगा, उसी कतार में। तो दाएं से रुचित का स्थान 48 बता रहा है, प्रश्न में 48 बता रहा है, और बाएं से, ठीक है, और बता रहा है कि दाएं से उसका कतार जो है वो 32वां होना चाहिए, यानी 32 में से माइनस कर देंगे, और क्योंकि वो पूछ रहा है कि उसका स्थान कितना होगा दाएं किनारे से, तो इसमें हम प्लस कर देंगे 1। यदि बाएं किनारे से पूछता तो माइनस कर देते 1। इसको सॉल्व करेंगे, 48 में से 32 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। कौन सा स्थान है, 17वां स्थान होगा। अगला प्रश्न देखिए, डैश पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आपके स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? रक्त, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हमारे स्वास्थ्य में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है रेड ब्लड सेल्स का, जिसको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है, आरबीसी। पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए हमारे स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो शरीर की हर कोशिकाओं में शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेना होता है। अगर वहीं पे हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये शरीर के जो संक्रामक रोग होता है और जो बाह्य पदार्थों की रक्षा करने वाली प्रतिरक्षक प्राणी है उसकी कोशिका होती है, जो कि पूरे ब्लड का लगभग 1% होता है, WBC, ठीक है। और प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स इसका मेन काम होता है शरीर का जो रक्तस्राव होता है उससे रक्तस्राव होने से रोकता है प्लेटलेट्स, यानी कि रक्त में थक्का बनने में मदद करता है प्लेटलेट। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का टोटल ब्लड की कुल मात्रा का 60% होता है और ये 90% जल का बना होता है प्लाज्मा। इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक होते हैं, खनिज आयन होते हैं, हार्मोन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और ये पचे हुए भोजन, प्लाज्मा जो है पचे हुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन इसी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया था गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या है? गतिज ऊर्जा की मानक इकाई होती है जूल। अगला प्रश्न पूछा था वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अभी कल ही फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट, जहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने इम्पोर्टेंट कल डाला हुआ है। अगर आप सबने नहीं देखा है तो उसको फटाफट जा करके देखिए, वहाँ से हर बार प्रश्न आपको मिलेगा फिजिक्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने किया है? फ्रेडरिक मिशर ने किया है। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया है। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। नेक्स्ट, डैश लिंक्स का रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव से शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला लिंक्स का रेखीय नेटवर्क है जो उत्पादक जीव से शुरू होता है और शेष परभक्षी प्रजातियों पर जाकर के खत्म होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? फ्रेंड्स, घर के मेरे जस्ट बगल में काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, इसलिए काफ़ी दिनों से क्लासेस मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। जब आवाज़ थोड़ी कम होती है तो मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम इतना ज़्यादा करीब है कि मैं अब डिले नहीं करना चाहती हूँ। इस आवाज़ के चक्कर में आप लोगों का लॉस नहीं करना चाहती हूँ। मैं जितनी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहती हूँ मैं करूँगी। तो जैसे मैं इस आवाज़ को इग्नोर कर रही हूँ वैसे आप भी प्लीज़ इस आवाज़ को इग्नोर करिए, क्वेश्चन पे अपना कॉन्सेंट्रेट करिए और मेरी आवाज़ पे अपना कॉन्सेंट्रेट करिए, मेरी बातों पे कॉन्सेंट्रेट करिए। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? जीव जो है ऑर्गेनिज्म, ये अजैविक घटक नहीं है, ये जैविक घटक है। अजैविक घटक आपके प्रकाश, मिट्टी, जल, ये सारे अजैविक घटक हैं। जैविक घटक में आपके प्राथमिक उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो जीव क्या है? जैविक घटक है। चारों ऑप्शन को क्लियर मैं इसलिए करते चल रही हूँ ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न बने तो आप सभी उनका आंसर कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा अन्वीकरणीय संसाधन है? अन्वीकरणीय संसाधन पूछा था तो कोल जो है, कोयला, ये अन्वीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है?
धरती की सबसे बाहरी परत होती है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। वहीं अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें यानी ट्रोपोस्फीयर की, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। सारी मौसमी घटनाएं जो है वो ट्रोपोस्फीयर पे ही होती है, जैसे आर्द्रता, जलकण, धूलकण, ये सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। वहीं मध्य मंडल की बात करें यानी मेसोस्फीयर की, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल की ऊपर स्थित परत को कहा जाता है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग में पाई जाती है, मध्य मंडल। वहीं पे एस्थेनोस्फीयर की बात करें तो ये पृथ्वी के अंतरम में स्थल मंडल की नीचे एक परत होता है, एस्थेनोस्फीयर। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस विषय का नाम बताइए जिसमें चट्टानों के अंतर्निहित गुणों का उपयोग कर चट्टानों, जीवाश्मों और तलछट की आयु का निर्धारण किया जाता है। उस विषय का नाम है जियोक्रोनोलॉजी, जिसको हिंदी में भूकालानुक्रमण कहते हैं, जियोक्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस के उत्पादन का कारक क्या है? ट्यूबरकुलोसिस के उत्पादन का कारण है, ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है? बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये। बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं आप सभी को मालूम होगा, हैजा, प्लेग, निमोनिया, ये सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। वहीं वायरस से होने वाला रोग होता है जैसे रेबीज हो गया, खसरा, पोलियो, एड्स, चेचक, ये सारे रोग वायरस से होते हैं। फंगी से होने वाले रोग हैं एक्जिमा, खाज, दमा, गंजापन या दाद वाले जो रोग होते हैं वो सारे फंगस होते हैं, फंगी से होने वाले रोग हैं। वहीं पैरासाइट्स की बात करें, परजीवी की, तो परजीवी से होने वाले रोग हैं पेचिस, काला ज्वार, मलेरिया, और जो सोने की बीमारी होती है ना, वो सारी चीज़ें परजीवी से होने वाला रोग है। चारों ऑप्शन क्लियर आप सभी का? चलिए अगले क्वेश्चन जो पूछा गया था, 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस का थीम क्या है? मैंने कहा था ना कि थीम से क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। थीम था फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी भावी भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ पे स्थित है? ये भारत में बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस वेद में लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी? यजुर्वेद में ऐसा हुआ था और ये गद्य और पद्य में लिखा गया है। और वहीं हम ऋग्वेद की बात करें तो सबसे प्राचीन वेद है, गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। आप अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। ऋग्वेद में देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र है। वहीं सामवेद की बात करें तो ये गीत संगीत का प्रधान वेद है और ये सामवेद जो है ये आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद होता है। वहीं अथर्ववेद हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में कि जादू टोना का मंत्र किस वेद में है? अथर्ववेद में है। और जादू टोना के साथ ही साथ इसमें भगवान की स्तुति, चिकित्सा विज्ञान, इन सब का भी मंत्र होता है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान से भी संबंधित है अथर्ववेद। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद किसका तेजी से पतन हुआ था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश के थे ना सम्राट अशोक, तो इनकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश का पतन हो गया। डैश सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया और जिसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया था। तो उस शासक का नाम है पृथ्वीराज तृतीय, जो कि बाद में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश राज्यादेशों का एक संग्रह है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक मौर्य द्वारा बनाई गई नीतियां जो कि 296 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक भारत में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए थे, वो कौन से राज्यादेशों का एक संग्रह है? धम का एक संग्रह है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध था? कौन सा युद्ध राजा अशोक के द्वारा लड़ा गया और जीता गया आखिरी युद्ध था? कलिंग का युद्ध। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। नेक्स्ट, मौर्यों का पतन एक अन्य कारण ये था कि डैश का तख्ता पलट मौर्यों में उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और मौर्य कला उदाहरणार्थ मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकार का कारण था।
पुष्यमित्र। मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण था कि पुष्यमित्र के द्वारा तख्तापलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था। पुष्यमित्र सुंग। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु डैश था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। तक्षशिला। तक्षशिला व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु तक्षशिला था जो कि मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन था, मालविका अग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है जो कि कौन से गोत्र से संबंधित हैं? कश्यप गोत्र से। नेक्स्ट, दिल्ली पहली बार डैश राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। किस राजपूतों के अधीन बन गई थी? तोमर राजपूत के अधीन बन गई थी। ठीक है, तोमर। अगला प्रश्न पूछा गया था, सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसमें साम्राज्य डैश में बटा हुआ था। साम्राज्य किस में बटा हुआ था? जनपदों में बटा हुआ था। नेक्स्ट, जनपद किस में उपविभाजित थे? आहार में उपविभाजित थे जनपद। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस उर्वरक के लिए बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है? फॉस्फेट उर्वरक में किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग। केंद्र सरकार की कौन सी संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान में समन्वय के लिए उत्तरदायी है? ICAR उत्तरदायी है। ICAR संस्था भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगला प्रश्न पूछा गया था, RBI की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर स्थित है? देवास में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में किसका अर्थ है देश या कंपनी द्वारा एक उत्पाद का उस मूल्य पर निर्यात करना जो विदेशी बाजार में घरेलू बाजार में लगाए गए मूल्य से कम है। ये अर्थ है डंपिंग का। अगला प्रश्न, ये करंट अफेयर के प्रश्न हैं, 2018 का पूछा गया था लेकिन आपसे 2020 का पूछा जाएगा क्योंकि ये परीक्षा 2019 में हुई थी तो 2018 का पूछा गया था। अक्टूबर 2018 में बीमा क्षेत्र में FDI निवेश की सीमा प्रतिशत कितनी थी? 49% थी। MICR कोड इन द बैंकिंग स्टैंड फॉर, यानी MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आशय क्या है? इसका आशय है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला, इनमें से कौन सा भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक है केनरा बैंक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा क्षेत्र संगमरमर के खनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? मकराना। अगला, भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति जांच करने और उसका रिपोर्ट देने के लिए किस वर्ष में राजकीय कृषि आयोग की स्थापना की गई और किस वर्ष में उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की? किस वर्ष में स्थापना की गई और किस वर्ष में रिपोर्ट की गई? 1926 में इस आयोग की कृषि आयोग की स्थापना की गई और 1928 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? 2004 में। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के नारे डैश स्वतंत्रता समानता और डैश ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। किसने प्रेरित किया था पूरी दुनिया को? भाईचारा ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा 1885 में की गई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट, किसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? किसने ये किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट, किसका अर्थ है हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाए हुआ है? हमारे देश में हमारे अपने देश में हमारे अपने लोगों के द्वारा बनाया गया है। स्वदेशी, स्वदेशी का ये अर्थ है। अगला, यह तो डैश थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था। तो ये तो किसके थे? ये किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के थे। अगला प्रश्न, डैश और डैश
किस कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे? ऑप्शन देखिए, किस महत्वपूर्ण कट्टरपंथी नेता थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। अगला प्रश्न, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कहीं कहीं क्वेश्चन आपसे बहुत इजी पूछ लेता है और कहीं कहीं उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देता है, तो आपका काम है हर तरह के प्रश्नों को तैयार करना। इसके लिए आपके लूसेंट तैयार होनी चाहिए, इसके लिए आपका स्पेक्ट्रम तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों ही मैंने कवर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, प्लेलिस्ट में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया था? एनी बेसेंट ने ऐसा किया था। अगला, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ और उस पर हस्ताक्षर किए गए। कौन सा समझौता किया गया, हस्ताक्षर किए गए? लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट। किसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी? 19 दिसंबर किसकी स्थापना की गई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, स्वशासन अधिनियम की, बंगाल समझौता का या फिर लखनऊ समझौता का? आंसर होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, 30 दिसंबर 1906 को। अगला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने किसकी प्रस्तुति, कौन सा चीज़ का प्रस्तुत किया जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी? द्विशासन का। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने द्विशासन प्रस्तुत किया जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर किस पर इकट्ठा हुए थे? कहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे? लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग पे, और वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी है? 10 साल। इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें थी? उत्तर प्रदेश में। खान सुरक्षा विभाग भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन है। 2018 में किस योजना के जरिए भारत बीमा के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा की शुरुआत की गई थी? ये तो करेंट का है, वैसे यूजफुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, आयुष्मान भारत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आरबीआई की अनुषंगी है? आरबीआई की अनुषंगी है नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। भारत में किसको सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? प्रेमा गोपालन को 2018 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार से संबंधित करेंट के क्वेश्चन से आप जरूर कनेक्ट रहें, इसको जरूर से याद करें। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सूचीबद्ध नहीं है? खाद्य मशीनरी सूचीबद्ध नहीं है 1955 के तहत। अगला प्रश्न, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में मेवाड़ उत्सव कब मनाया जाता है, मतलब कहाँ पे मनाया जाता है मेवाड़ महोत्सव? उदयपुर में। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रूमटेक मठ, नामग्याल मठ, घूम मठ, तवांग मठ। कौन सा सिक्किम में है? सिक्किम में रूमटेक मठ है। सिक्किम में कौन सा मठ है? रूमटेक। मैं इसलिए 2 बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन रिपीटेड हो जाए। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सिकरी में है। निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? आईआईटी उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है? आईआईटी बीएचयू स्थित है, जो कि बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। और आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में है, आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ में है और आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में है। या ध्यान रखिएगा इसको।
अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर बरेली में स्थित है। बहुत सारे आवाज़ आ रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन प्लीज़ आप कंसंट्रेट करें क्योंकि और कोई भी मार्ग नहीं है मेरे पास में। आवाज़ इसी तरीके से आते रहेंगे और क्वेश्चन अगर मैं नहीं कराऊंगी तो इसी तरीके से डेली रोज़ बीतता जाएगा और आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे और मेरा जो कॉन्सेप्ट है प्रोवाइड करने का वो चीज़ मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध हैं और उन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शहनाई के लिए प्रसिद्ध है और इनको भारत रत्न दिया गया था बिस्मिल्लाह खां को। चौखंडी स्तूप कहाँ पे स्थित है? सारनाथ में है चौखंडी स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? यूपी स्पेशल से 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे, तो यूपी स्पेशल पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। यूपी स्पेशल को मैंने कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के जरूर से चेक करें। तो इनमें से जो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है उसका नाम है जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1960 में। किस डेट को किया था आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था उस टाइम पे इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया 1972 में और इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से। यूपी के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नरौरा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? रेणुकूट में है। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर खनन उद्योग के लिए मथुरा प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा शहर कांच के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद कांच के लिए प्रसिद्ध है। चलिए सारी चीज़ों को मैं बता देती हूँ ताकि आप यहीं से 4 प्रश्न आपके तैयार हो जाए। फर्रुखाबाद की बात करें तो ये बर्तनों पर कलई और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद। मुरादाबाद की बात करें तो ये पीतल और कलई बर्तन और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आजमगढ़ हथकरघा और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है और फिरोजाबाद आपका कांच के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, यूपी स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यूपी स्टॉक एक्सचेंज लखनऊ में। 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? लखनऊ में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर से तैयार करिएगा। जनगणना को भी मैंने कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन के लिए मिलेंगी। मैंने हर चीज़ों को कवर किया हुआ है और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश भी मैंने वर्ड पावर कवर किया हुआ है। ग्रामर के रूल बहुत जल्दी मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँगी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है? वेस्ट बंगाल में। अगला, लगातार 2 जनगणनाओं के बीच का कितना अंतराल होता है? लगातार 2 जनगणना के बीच में कितना अंतराल होता है? 10 वर्ष का अंतराल होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? भारत के किस राज्य में अधिकतम है? राजस्थान में अधिकतम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, परिस्थिति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसी व्यक्तिगत जीव या एक ही प्रजाति के उसके पर्यावरण के जीवित और गैर जीवित कारकों की परस्पर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो वो कौन सी परिस्थिति विज्ञान है? ऑटो पारिस्थितिकी, ऑटो इकोलॉजी। अगला प्रश्न, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित मैंने वीडियो 2 से 3 कवर किया हुआ है, जिसको आप जा करके देख ले तो आपका पर्यावरण पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है हमारे पर्यावरण में। इनमें से वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है? ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है।
डैश प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में पृथक होती है जो एक दूसरे से अलग होती है। किसके ज़रिए अलग होती है? विस्थानिक। विस्थानिक प्रजातिकरण तब होता है जब एक प्रजाति दो अलग अलग समूहों में पृथक होती है जो एक दूसरे से अलग होती है। नेक्स्ट, आदर्श पर्यावरणीय पारिस्थितिकियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है? वृद्धि की क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है, बायोटिक पोटेंशियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी है? डॉल्फिन। डॉल्फिन पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी है और ये जलीय स्तनधारी जीव है। बाकी अब जिराफ, हाथी, हिरन ये सारे शाकाहारी जीव हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन कौन सा शहरीकरण का एक कारण नहीं है? खेती, कल्टीवेशन शहरीकरण का एक कारण नहीं है। इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है? अपराध, क्राइम। एक महानगरीय शहर का अर्थ क्या है? एक महानगरीय शहर का अर्थ क्या है? ये विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से बना शहर है। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जलडमरू मध्य, और श्रीलंका ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुसान बंदरगाह किस में स्थित है? बुसार बंदरगाह दक्षिण कोरिया में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किससे होकर के नहीं गुजरती है? ब्राज़ील देश से होकर के नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? इनमें से जापान का द्वीप शिनकोवे, ये जापान का द्वीप नहीं है। बाकी होक्काइडो, होन्शू, शिकोकू ये जापान का द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद किसके बीच है? फॉकलैंड विवाद यूके और अर्जेंटीना के बीच है। ठीक है, फॉकलैंड विवाद किसके किसके बीच है? यूके और अर्जेंटीना के बीच में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? कौन सा नदी नहीं गिरता है? महानदी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? नर्मदा नदी नहीं गिरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नेक्स्ट, भारत कौन सा सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू और कश्मीर के बीच स्थित है? श्रीनगर। श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन जम्मू और कश्मीर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में स्थित है? माउंट गिरनार कहाँ पे स्थित है? किस जिले में स्थित है? ये स्थित है जूनागढ़ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के लिए निकाला जाता है। फरक्का जल सहभाजन संधि किसके बीच है? फरक्का जल सहभाजन संधि किसके बीच है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। निम्नलिखित में से कहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र आपका रामपुरा आगुचा में नहीं है। रामपुरा आगुचा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की नहीं है? गति, अर्थव्यवस्था, स्टोरेज, विश्वसनीयता। तो यहाँ पे बहुत ही ईजिली आप सभी ने अर्थव्यवस्था को फट से टिक किया होगा। अर्थव्यवस्था का कंप्यूटर से कोई संबंध नहीं है, स्थिति नहीं है कंप्यूटर की। नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है और सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें से चुनिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन निर्देश चक्र के संचालन का हिस्सा नहीं है? मेमोरी। नेक्स्ट, सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प बताइए। सिस्टम बस को 3 कार्यात्मक समूहों में विभाजित किया गया है। इनमें से सबसे उचित विकल्प है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। रॉ इनपुट
को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, फिर कंट्रोल। अगला प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो इसे किसके रूप में जाना जाता है? इसे मल्टी प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरणशः विवरण, इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है? किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरणशः विवरण, तो ये संबंधित है आपका एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ पे क्रियान्वित होता है? वास्तविक निर्देश अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, ALU में। करेंटली, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? किस जनरेशन में हो रहा है? 5वें जनरेशन में, 5th जनरेशन में। अगला, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फ़ोन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? मॉडेम का। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। सभी को मालूम होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। BCD स्टैंडर्ड फॉर, यानी BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट, सहायक यानी ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से। अगला प्रश्न, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव को पेन ड्राइव, किस नाम से? पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। WORM स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। कंपाइल टाइम त्रुटि बतानी है आपको। आंसर होगा सिंटैक्स त्रुटि। सिंटैक्स त्रुटि, ठीक है। और WORM का फुल फॉर्म राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दशमलव भिन्न संख्या 0.8125 को इसके बाइनरी समकक्ष में बदलिए। यानी आपको बाइनरी में इस तरीके से चेंज करनी है, और इसको अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए वो आपको बतानी है। तो अगर आप 0.8125 को करते हैं तो ये 0.110 आनी चाहिए, ठीक है। 0.1101 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में कहीं है? हाँ, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हो सकता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 759 इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, यानी 759 को आपको ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। तो अगर आपने मेरा ओ लेवल का जो मैंने फर्स्ट क्लास लिया हुआ है उसमें मैंने हेक्साडेसिमल टू कैसे ऑक्टल में चेंज करते हैं, ऑक्टल को कैसे डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल को कैसे ऑक्टल के रूप में चेंज करते हैं, वो सारे रूल रेगुलेशन मैंने उसमें समझाए हुए हैं। तो आप एक बार उस क्लास को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। आपका इस तरीके का क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऑक्टल का बेस होता है 8, क्योंकि ऑक्टल में 8 संख्याएं होती हैं 0 से 7 तक, तो ऑक्टल का 8 होता है बेस। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल का 16 बेस होता है। तो यहाँ पे ऑक्टल की बात कर रहा है तो आपको 759 को ऑक्टल के लिए 8 से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्टल का बेस होता है 8। तो 759 को आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि बाइनरी को करते हैं, लेकिन बाइनरी में आपका 0 और 1 ही आना चाहिए, लेकिन ऑक्टल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो 8 से अगर 759 को करेंगे तो 8 9 जा 72 होता है। अब बचा यहाँ पे 3 और ये यहाँ पे गया तो 39 हो गया। 8 4 जा 32 हो गया। अब कितना बचा? 7 बचा, तो 7 आप ऊपर लिख देंगे। फिर 8 से करेंगे, 8 1 जा 8 और फिर इसे करेंगे, बचेगा यहाँ पर 6। फिर 8 टाइम में जाएगा क्योंकि 11 है, तो 8 टाइम में 1 बार में जाएगा, बचा यहाँ पे 3। तो आपका आंसर आएगा 1367। 1367 कहाँ पे है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था,
डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? किस विकल्प के द्वारा? OCM के द्वारा। नेक्स्ट, MS वर्ड की कौन सी सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है? बुलेट और नंबरिंग सूची बनाने में मददगार होती है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट द फ्रेज इन बोल्ड इटैलिक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी यहाँ पे जो डैश दे रहा है इसके लिए कोई चारों में से कोई एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो पहले सेंटेंस को समझिए। यूजुअली नो वन गिव्स अ जॉब टू समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ। यहाँ पे समवन हु रन्स अवे फ्रॉम द लॉ की लॉ इस जो ये जो मीनिंग क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे अगर आप एक वर्ड ढूंढेंगे तो अफ्यूगेटिव आंसर होगा, अफ्यूगेटिव। वहीं पे आप पर्सिस्टेंट के लिए अगर आप यूज़ करते तो कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन के लिए ये वर्ड यूज़ होता। यहाँ पे सुटेबल होगा अफ्यूगेटिव। अगला, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द ईडियम। ईडियम को कंप्लीट करना है ये। लेट द आउट ऑफ द बैग। They had successfully hidden the news for their venture from everyone. It was now time to let the dash out of the bag. यहाँ पे बात हो रही है let the out of the bag, रहस्य उजागर कर देना। ऑप्शन सी, cat. Let the cat out of the bag. Next, filling the blanks using the option given below. If you wish to survive here, you must prove your dash, you out dash to touch the fire unless you want to get burned. यहाँ पे the ability and determination to do something, मतलब कुछ साहस से भरा यहाँ पे कुछ यूज होगा। तो अगर आप मेटल देखें तो इसका मतलब होता है साहस, और मेटल के साथ नॉट, मेटल के साथ लगेगा नॉट नहीं के लिए। सेंस के अनुसार मेटल और नॉट ये सही होगा। अगला प्रश्न, filling the blanks using the option given below. The activity that you are doing should dash your interest. आप activity that you are doing should your interest के लिए, तो यहाँ पे pick होगा, pick यूज होगा, ठीक है। pick your spit मतलब to make somebody annoyed or upset, और इस pick की बात करें तो इसका मतलब होता है चोटी पर पहुँचना, और इस pick मतलब PEE का मतलब आंकना होता है। तो सुटेबल होगा pick you. The activity that you are doing should pick you your interest. Next, complete the analogy. Dirty का मतलब होता है गंदा, और filthy मतलब भी गंदा ही होता है। Silly का मतलब होता है मूर्ख, यानी मूर्ख से संबंधित आपको कोई ऑप्शन ढूंढनी है। म्यूंडेन मतलब होता है संसारिक। डिस्क्रीट मतलब होता है सावधान। लेकिन अगर यहाँ सीरियस का मतलब तो मूर्ख होगा नहीं, सीरियस तो बिल्कुल सीरियस हो गया, समझदार हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ फ्रीवोलस देखें तो इसका मतलब भी होता है तुक्ष, तो सिली और फ्रीवोलस। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है वो बतानी है। I found a purse lying in the corridor. I have no idea who it belonged to. यहाँ पे अगर who it belong to आप देख रहे हैं, यहाँ पे who it belongs होना चाहिए, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्टर फ्रॉम ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट। इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, कौन सा फील होगा, यहाँ पे सुटेबल कौन है। प्रेसिडेंशियल, यहाँ पे एसेंट होगा या एस्केंट होगा, दोनों का अलग मीनिंग होता है, ठीक है। ASSENT इसका मतलब होता है स्वीकृति, और इस एस्केंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, तो दोनों का मीनिंग अलग होता है। तो इस सेंटेंस में क्या यूज होगा। इज अ मस्ट डैश इन ऑन या फॉर द न्यू लेजिस्लेशन। अगर आप सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहते हैं और जो सही सेंटेंस बनेगा वो है प्रेसिडेंशियल एसेंट। स्वीकृति है इज अ मस्ट फॉर द न्यू लेजिस्लेशन। ऑप्शन सी, एसेंट फॉर, ठीक है, एसेंट फॉर। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। कौन सा सुटेबल होगा इस पेयर को कंप्लीट करने के लिए। एज द ATM रन आउट ऑफ डैश द मैनेजर ऑर्डर टू गेट मनी फ्रॉम द डैश टू रेफिल द ATM। कैश, क्योंकि यहाँ पे ATM यानी कुछ नगद भंडार की बात चल रही है, कुछ नगदी होना चाहिए,
कुछ भंडार होना चाहिए, मतलब कैच होना चाहिए। तो यहाँ पे कैश और कैच होना चाहिए, ठीक है, ये कैश और कैच। एज द ATM ran आउट ऑफ कैश यानी नगदी, द मैनेजर ऑर्डर टू गेट मनी फ्रॉम द कैचर टू रेफर द ATM। अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का मतलब बताना है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, आप सभी को याद आ रहा होगा, ये सारी इडियम फ्रेजेस को मैंने कवर कराया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है ब्लैक बुक से जो मैं कवर कराई हुई थी, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पे एक अलग से वोकेबलरी का, इडियम फ्रेजेस का, सिनोनिम का, एनोनिम का, अलग अलग से सबका मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे शब्द वहाँ पे आपके हैं। तो रेनिंग कैट एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा यानी वेरी हैवी रेन। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग फ्रेज डिस्क्राइब्स, फ्रेज बतानी है। समवन हु कम्स अप विथ अ काउंटर आर्ग्यूमेंट कॉन्ट्री टू व्हाट अदर पीपल हैव बीन सेइंग। तो इसके लिए कौन सा फ्रेज होगा? डेविल्स एडवोकेट। Someone who come up with a counter argument contrary to what other people have been saying. अगला प्रश्न, which among the following is the correct spelling according to the dictionary? Spelling according to the dictionary, कौन सा स्पेलिंग होगा सही? मिलेनियम, ऑप्शन सी। मिलेनियम मतलब 1000 साल, और बाकी सबको आप पॉज करके देखेंगे तो मीनिंगफुल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, given below are parts of a single sentence. Each part is labeled as K, L, M, N, O. You need to arrange, जम्बलिंग है, इसको आपको अरेंज करनी है ऊपर नीचे करके और एक सेंटेंस क्रिएट करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो इसको पॉज करके आप सारे को पढ़िए। सही जवाब होगा NKML। अगला, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग सही है? सारे वर्ड को देखिए और इसमें बताइए कि कौन सी स्पेलिंग सही है। बेलवेदर, बेलवेदर। अगला, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का मतलब क्या है? टू टाई द नॉट। टू टाई द नॉट मतलब शादी करना यानी गेट मैरिड। अगला, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट में इस वर्ब का फॉर्म चेंज करके इसे भरनी है, फिल करनी है। तो कौन सा फॉर्म यूज होगा वो आपको बतानी है। टेल का टोल्ड होगा, हैज टेल होगा, टेल होगा या फिर टेलिंग होगा। माई गाइड डैश me if I wanted to meet these people I would have to walk 2 miles। अब यहाँ पे गाइड के बाद टेल का क्या यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे सुटेबल लगे? तो माई गाइड मी बात हो रही है। माई गाइड टेलिंग मी तो नहीं कह सकते हैं, हैज़ टेल मी भी नहीं बोल सकते हैं, टोल्ड मी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लगा है क्या, इफ़, और यहाँ पे लिखा है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे टोल्ड का यूज़ होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टोल्ड का यूज़ करें, क्योंकि वाक्य जो है ये पूरा सेंटेंस आप जो देख रहे हैं ये पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। अब तक स्पेलिंग से 2 प्रश्न आपने देख लिया, तो स्पेलिंग से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। पॉज करके इसको देखिए और बताइए कि कौन सा स्पेलिंग इसमें से सही है। सही जवाब होगा बोगनविला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, identify the word from the following option that shall appear last in an ordinary English dictionary। इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा आएगा? सही जवाब होगा मई। मई शब्द जो है ये इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे आखिरी में आएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, लास्ट अपीयर। नेक्स्ट, अब इसे जंबलिंग करनी है, यानी KLMN में दिया हुआ है, आपको इसको अरेंज करनी है। पॉज करके इसको अरेंज करके देखिए, आंसर जो सही आया था वो था MKLN। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट सिग्निफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसका कौन सा मीनिंग नहीं है, डज नॉट सिग्निफाई द मीनिंग? ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब होता है बदनाम करना।
ट्रेडस मतलब होता है बदनाम करना, रेविल मतलब भी बदनाम करना होता है, बेस्मिश मतलब भी कीचड़ उछालना होता है, वेलिटीफाई मतलब भी बदनाम करना होता है। तो सही जवाब होगा प्लॉडेड। प्लॉडेड मतलब होता है शाबाशी करना, शाबाशी देना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। इस फ्रेज का मीनिंग बताना है। टू स्ट्यू इन वंस ओन जूस मतलब स्वयं से परेशान होना। टू सफर द रिजल्ट्स ऑफ वंस ओन एक्शंस। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। इसका मीनिंग बताइए। टू मेक हे वाइल द सन शाइन्स, टू मेक गुड यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अगला स्पेलिंग से संबंधित तीसरा प्रश्न दिख रहा है। तो इसमें से कंसियस का मतलब बोल रहा है कंसियस, तो सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। वंस इन अ ब्लू मून, ये सारे ईडियम फ्रेजेस को मैंने कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट पे जरूर से विजिट करिएगा। सारे आपके ईडियम फ्रेजेस, सारे वर्ड पावर तैयार हो जाएंगे, इंग्लिश के भी और हिंदी का भी मैंने सारे कवर कर रखा है, उसको भी आप जाकर के हिंदी के सारे वर्ड पावर को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एन इंसिडेंट दैट हैपन्स एक्सट्रीमली रेयरली। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा, मतलब कभी कभार, वेरी रेयरली, कभी कभार। नेक्स्ट, द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। इस वर्ड का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, स्पेसेस, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस मतलब बंद स्थान से भय। ये बीमारी होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया, जो कि बंद स्थानों जिन लोगों को भय होता है उनको ये बीमारी होती है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। दिस इज द बॉय डैश स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। यहाँ पे क्या फील होगा? हु। दिस इज द बॉय हु स्कोर्ड, क्योंकि प्रोनाउन की बात कर रहा था तो यहाँ पे हु प्रोनाउन का यूज होगा, हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का पर्यायवाची क्या होगा, यानी सिनोनिम क्या होगा? रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है नतीजा, तो रिजल्ट मतलब भी तो नतीजा ही होता है, परिणाम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब यशपाल्स स्टेट मोस्ट एप्रोप्रिएटली। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे सेड यशपाल। सेड यशपाल, राइट आंसर होगा इलनेस। इलनेस होगा, क्योंकि ब्राइटनेस मतलब चमक होता है, वेलनेस मतलब स्वास्थ्य होता है, हार्डनेस मतलब कठोरता होता है, और यहाँ पे क्योंकि फीलिंग की बात हो रही है तो इलनेस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चूज द ऑप्शन दैट कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के लिए बतानी है कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा लेटर इसमें नहीं है। क्रोम, क्रोम जो है वो दिए गए शब्द में नहीं है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्पेलिंग। इसमें से रॉन्ग स्पेलिंग, अब चौथा प्रश्न आपको दिख रहा है, कौन सी रॉन्ग स्पेलिंग है? एक्नॉलेज, एम्बेरस, कंसियस, डेफिनेट। एम्बेरस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, एम्बेरस की स्पेलिंग होती है EMBARRASS। अगला, फिलिंग द ब्लैंक्स with the most appropriate option as given. Giving money to the poor is a or an act of service to the poor. तो यहाँ पे क्या फील करेंगे, जो कि ए के साथ या फिर एन के साथ यूज होगा? ऑप्शन ए, बेनिवोलेंट, यानी गिविंग मनी टू द पुअर इज, एन तो यूज होगा नहीं क्योंकि AIOU कुछ है नहीं, बी है, तो यानी बेनिवोलेंट एक्ट ऑफ सर्विस टू द पुअर। बेनिवोलेंट मतलब होता है कृपालु, उदार। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट सब्सटीट्यूट्स द गिवन सेंटेंस। ऑफिशियल प्रोहिबिशन और ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग। आंसर होगा बैन। 3 of the options are related in some way except one option. Select the odd one out from the following option.
राइट आंसर इज इग्नोमाइनी। इग्नोमाइनी मतलब अपक्षय होता है, इग्नोमाइनी, ये सबसे अलग है। ईओलॉगी मतलब गुणगान होता है, ठीक है। पेनग्राइक मतलब प्रसंगाना होता है, प्रशंसा होता है। और ग्लोरिफिकेशन मतलब महिमा गान होता है। तो यहाँ पे अपक्षय सबसे अलग हो गया, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड क्वागमाइर। क्वागमाइर, ठीक है, क्वागमाइर। तो इसके लिए क्लोजेस्ट जो वर्ड है वो है प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट, ठीक है, मतलब प्रेडिकमेंट इज द राइट आंसर। क्वांगमाइर मतलब फसाव होता है, नाजुक हालत होता है, कीचड़ होता है। अगला प्रश्न, Among the following options, select the word that can best complete the given sentence. कौन सा सेंटेंस कौन सा क्या फील करेंगे? When I met Ram yesterday, it was the first time I dash him since my graduation. तो यहाँ पे आप सारे अच्छे से सेंटेंस को अगर समझ गए होंगे तो आपको आंसर मालूम होगा meet. First time I met since my graduation. Next, complete the analogy. Bamboozle, हॉडविंक, रेक्यूल्स का क्या होगा? बैम्बुजल मतलब छालना होता है, अरे सॉरी, धोखा देना, मतलब किसी से छल करना, धोखा देना होता है। और हुडविंक मतलब भी छल करना होता है, चालाकी करना होता है। रेक्यूल्स मतलब अकेला होता है, रेक्यूल्स मीन्स अकेला होता है। तो यहाँ पे हर्मिट अगर आप देखें, हर्मिट मतलब भी वैरागी होता है। वैरागी यानी अकेला ही हो गया, सन्यासी, वैरागी, अकेला। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला, आइडेंटिफाई द एडजस्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी वेडनेसडे द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock। आंसर होगा एवरी वेडनेसडे। यहाँ पे जो सेंटेंस एडजस्टमेंट में है वो है एवरी वेडनेसडे। नेक्स्ट, choose the correct option which gives the plural of the given word. Handful. Handful के लिए क्या plural word आप यूज कर सकते हैं? Handfuls. Next, complete the sentence with appropriate phrase. To help you, the meaning of the phrase is given in the bracket. Sharmila has a dash approach to management. She gets things done very efficiently rather than following theory. यहाँ पे प्रैक्टिकल से संबंधित कुछ आपको फील करनी है। क्या फील करेंगे? प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैग्मेटिक यहाँ पे फील कर सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मतलब गुस्ताख होता है। अगला प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। चूज प्रेजेंट सिंपली और सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, प्रेजेंट आपको चूज करनी है प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। राइट आंसर होगा, व्हाट्स योर स्क्रिप्ट मेड फ्रॉम इट डैश लाइक वुड, डैश लाइक वुल। फील्स, यहाँ पे क्या फील करेंगे? फील्स होगा प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि सिंपल आपको दिख रही है इट लाइक वुल, यानी इट फील्स लाइक वुल। आई वोंट बी कमिंग टू वर्क टुडे, आई डोंट फील वेरी वेल, आई डोंट फील वेरी वेल। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए एन और दी। Madhav left in dash hurry after eating dash bowl of porridge and dash orange. आंसर होगा AAN. AAN. Madhav left in a hurry after eating a bowl of porridge and an orange. Next, अब इस पैसेज को आप पॉज करिए और इस पैसेज को आप
समझिए, रीड करिए। पैसेज वाले क्वेश्चन को ईजिली और तुरंत आंसर करने के लिए पहले आप पूरे पैसेज को, ऐसा नहीं कि आपको ट्रांसलेट करनी है, ट्रांसलेट नहीं करनी है, उसको फटाफट पढ़ते चलेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है, क्या स्टोरी है इस पैसेज की। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन और उसको आंसर करिए। तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ूंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे ही बड़ा हो चुका है। क्वेश्चन है, which statement best express how the author uses emotions to describe the meeting? Right answer होगा Elizabeth astonishment was beyond expression. Filling the blanks by choosing the correct preposition from the following option. Everything dash this store is for sale. In everything in this store is for sale. Next, identify the figure of speech. Use the following sentence. Even though many were called for the auditions, few were chosen. Right answer होगा antithesis, antithesis, ठीक है। Next, choose the correct option to complete the idiom, which means to overcome a barrier, especially the one related to gender or race. To dash throw the glass सेइंग। आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे और क्वेश्चन का डिमांड समझेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ। ब्रेक 195 का, द वर्ड अप्रोच कैन बी यूज्ड एज बोथ नाउन एंड वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टीचर कंप्लेन डैश हिम व्हेन शी मेट हिज मदर इन द मार्केट। आंसर होगा अगेंस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विच करेक्ट टेंसेस from the following option. Galileo dash that the earth dash around the sun. Discovered. Galileo discovered that the earth moves around the sun. Next, identify the grammatical error in the given sentence. Grammatical error आपको ढूंढनी है sentence में। We went to the market yesterday to buy some fruits and furnitures. तो इसमें जो ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढनी है, फ्रूट्स और फर्नीचर, ये दोनों ग्रामेटिकल एरर है। इसमें फ्रूट्स नहीं होगा और फर्नीचर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे ये एरर है। अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द एनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एनोनिम बतानी है। अच्छा, फ्रूट्स और फ्रूट क्यों है वो भी मैं क्लियर करते चलती हूँ, वरना आप बोलेंगे कि सारा मैम फटाफट से बस आंसर ही बता गई। फ्रूट्स और फ्रूट यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्रूट जो है, फ्रूट्स का मतलब हो जाता है लाभ, और यहाँ पे क्योंकि फल की बात हो रही है, लाभ की तो बात हो नहीं रही है, फल की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रूट ही होगा, इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है, एस नहीं लगेगा इसमें। और जहाँ तक फर्नीचर की बात है, तो फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर जो खुद ही एक प्लूरल फॉर्म है, इसमें एस या ई एस नहीं लगाया जाता है, ये खुद ही एक प्लूरल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे भी एस नहीं लगना चाहिए। एनोनिम्स बतानी है, विलोम शब्द। प्रिकैरियस का, प्रिकैरियस मतलब पहले आपको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। अब खतरनाक का उल्टा क्या होगा, खतरनाक का उल्टा होगा सेफ यानी सिक्योर। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉगी। एक्रोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स होता है, मतलब ऊंचाई से जो डरता है उसको, उसकी बीमारी को एक्रोफोबिया बोलते हैं। एंग्लाफोबिया किसको बोलेंगे, एंग्लाफोबिया, एंग्लाफोबिया होता है मतलब अंग्रेजी और संस्कृत से जो भयभीत होते हैं, या फिर जिसको इंग्लिश से जिसको भय लगता है उस बीमारी को एंग्लाफोबिया बोलते हैं, एंग्लोफोबिया बोलते हैं। तो सही जवाब होगा फियर ऑफ इंग्लिश, फियर ऑफ, या राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हाँ, फियर ऑफ इंग्लिश कल्चर पेपर। तो इसी के साथ आज का सेशन और आपका 2019 में जो हाई कोर्ट आर ओ का पेपर हुआ था, तो 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ से कितने क्वेश्चन बने थे वो आप देख सकते हैं। इंग्लिश पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, 50 क्वेश्चन है। कंप्यूटर मैं करा रही हूँ ओ लेवल का, उसको आप जरूर से ज्वाइन करिए। 20-21 क्वेश्चन का कंप्यूटर से भी देखने को मिला है। और स्पेलिंग करेक्शन से इंग्लिश में, तो स्पेलिंग करेक्शन तो आप लोगों का सभी का अच्छी खासा तैयार होगा, लेकिन फिर भी स्पेलिंग पे भी आपका फोकस होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सारे वीडियो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सब्जेक्टिव मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी।